है एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भी अच्छा जा रहा होगा। तो आज का वीडियो हमारा वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड है। तो वर्क पावर एनर्जी के बारे में देखना है। तो चलिए आइए देखते हैं वर्क पावर एनर्जी के बारे में क्या क्या हमें करना है। तो सबसे पहले हम बेसिक डिफिनीशन के साथ आपके पास उतरेंगे, आपके पास आएंगे। तो पहले लिखते हैं वर्क, ठीक है ना। आप लोग भी कॉपी निकाल लोगे सारे बच्चे, कॉपी निकाल के अपना काम करना स्टार्ट करोगे। ए वर्क, तो पहले वर्क का हम लोग डिफिनेशन मॉडल पे चलेंगे, ठीक है, कि वर्क डन का क्या है, डिफिनेशन क्या होगा। तो ये वर्क शुड बी डन या अ वर्क इज डन, अ वर्क इज डन when a body get displaced, when a body get displaced either in a direction of applied force, displace, अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस होता है, डिस्प्लेस either in direction of applied force, in direction of अप्लाइड फोर्स, किसी अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में, और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। यहां से लिखें इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, किसी रेजिस्टिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन, रेजिस्टिव कर लीजिएगा, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिव फोर्स, किसी रेजिस्टिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर। यही कारणों से कि वर्क डन दो तरह के टाइप हो जाते हैं, क्योंकि एक तो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट में मूव कर रहा है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वर्क डन यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो टाइप्स के हमारे वर्क डन हो जाते हैं, ठीक है। अभी तक टाइप्स ऑफ वर्क डन दो टाइप के हो जाते हैं। पहला वर्क डन का टाइप क्या हो जाता है, अगर आप देखें तो फर्स्ट वन को हम लोग कह सकते हैं वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है ना, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स। क्या कह रहे हैं पहले को, वर्क डन बाय द फोर्स होता। और अगर दूसरा आप ले, दूसरा टॉपिक, तो ये हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, अगेंस्ट द फोर्स, फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो वर्क डन बाय द फोर्स एक हो सकता है, एक होता है वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। अगर इतनी बातें हैं तो इसका पिक्टोरियल क्या रिप्रेजेंटेशन, देखो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। मान लो कि ये मेरा अर्थ सरफेस है, क्या है बच्चे, अर्थ सरफेस। अगर ये मेरा अर्थ सरफेस है और इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, क्या रख दिया है, ऑब्जेक्ट, क्या रखे हैं, ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट रखे हो ना, तो ये पॉइंट ए है जहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है और इसके ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाइड कर दिया, क्या अप्लाइड कर दिया, फोर्स अप्लाइड कर दिया। बॉडी क्या करेगा, एक प्लेस से दूसरा प्लेस की तरफ डिस्प्लेस कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल कर जाएगा, एक प्लेस से दूसरा प्लेस की तरफ डिस्प्लेस कर जाएगा। ये हो गया हमारा बी पॉइंट। तो बॉडी जो डिस्प्लेस कर रहा है ये आइदर इन अ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में अभी हमारा कर रहा है ना, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में कर रहा है। यहां से यहां तक का डायरेक्शन कितना है, हम लोग ले लेते हैं डी डायरेक्शन। तो बॉडी क्या कर रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में जा। लेकिन अगर रेजिस्टिव फोर्स रहे बीच में, यहां पर हम लोग का रेजिस्टिव फोर्स अगर एग्जिस्ट करे यहां पर, तो ये रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट अगर आप देखो, अगर रेजिस्टेंस फोर्स है, यहां पर लिख दे एफ सफिक्स आर, तो रेजिस्टिव फोर्स इधर, अब बॉडी जा रहा है इधर, तो क्या हो गया, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स हो गया, फोर्स के अगेंस्ट में हो गया, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है बच्चा, कुछ बातें नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्क डन का बेसिक डिफिनेशन। अब वर्क डन
क्या होते हैं इसके बारे में। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि वर्क डन को मेजर्ड करेंगे, कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या। तो हमारा टॉपिक में चला जाएगा मेजरमेंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, क्या चला जाएगा, मेजरमेंट ऑफ वर्क डन। किसी वर्क डन को अगर हम मेजर करें तो कैसे मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ वर्क डन। तो आप हमेशा याद रखना कि वर्क डन का मेजरमेंट दो कॉजेज ऑफ फोर्स के वजह से होता है। एक होता है, पहला चीज होते हैं, अगर हम ए नंबर लें, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। अगर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा। एक हमारा ये आ सकता है कि फोर्स हमारा कांस्टेंट है, वक्त के साथ डिस्टेंस के साथ वैरी नहीं कर रहा। लेकिन दूसरा हमारा ये भी बात तो हो सकता है, वर्क डन बाय द वैरिंग फोर्स, बाय द वैरिंग फोर्स, कि जब वर्क वेरिएबल रहेगा, सॉरी वर्क डन बोले फोर्स वैरी करेगा, तब फोर्स वैरी करेगा, वर्क डन बाय वैरिंग फोर्स। जब हमारा फोर्स वैरिंग करता है तो क्या होंगे सर जी, एक होगा वर्क डन बाय द कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं सर, कांस्टेंट फोर्स, अब वर्क डन बाय द वैरिंग। अब यहां पर भी दो केसेस है कांस्टेंट फोर्स का। अगर आप फर्स्ट केस देखो, इसका फर्स्ट केस है, तो 1 नंबर केस हम ये बात बोलेंगे कांस्टेंट फोर्स का कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, है ना। फर्स्ट यहां पर लिखते हैं, फर्स्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पहला व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या हो, आर इन सेम डायरेक्शन, किसमें है, सेम डायरेक्शन में। क्या चीज में है, सेम डायरेक्शन। ठीक है बच्चा, इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अभी सेट करेंगे, ठीक है ना। वो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या, मतलब मेजरमेंट कैसे करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एस लिखे या कितने बच्चे डी लिखते हैं, तो आप डी भी लिखो, ये रहा एफ इंटू डी। अभी वैरिंग फोर्स के बारे में नहीं किए हम लोगों ने। इसका दूसरा जो बातें हैं वो बातें अगर आप देखो तो दूसरी बातें ये हैं, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन सेम डायरेक्शन। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है ना, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है बच्चा। डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन सेम डायरेक्शन लिखो, या आर एट एन एंगल थीटा, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। अगर एक दूसरे से इंक्लाइंड है तो आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, एकदम धैर्य बना के पढ़ाई लिखाई करो, आराम से होगा। कौन बोला कि पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकता है, साइंस से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, पता है। तो वर्क डन का डिफिनेशन कितना हो जाएगा, फोर्स डॉट डी कॉस। अब आप सभी बच्चों को यह बात सोचना है कि ये जो फॉर्मूला हम लाए हैं एफ डी कॉस थीटा, ये आया कहां से, ये आया कहां है। क्योंकि मेजरमेंट ऑफ वर्क डन सिंपल सा डिफिनेशन यही बात बोलता है, वर्क डन सिंपल सा यही बात बोलता है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड है तो हम यही बात लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो एफ डी कॉस थीटा है ना, ये कॉस थीटा जो एक्स्ट्रा आया है ना, वो दो कारणों से आया। तो आप सभी बच्चे इसके बारे में सोचेंगे, और सोच करके क्या करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कॉस थीटा आया कैसे आया, या फिर मुझे मैसेज करके बताइए, ठीक है। किसी भी वे से आप मुझे बताइए ये आया कहां से। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये एफ डी कॉस थीटा दो तीन कारणों से आता है, कैसे आता है वो हम दिखा देंगे, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, अब ध्यान रखोगे बच्चे लोग, ओके।
आज जब वैरिंग फोर्स के बारे में आते हैं, वैरिंग फोर्स, तो इसको दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, इसे भी दो तरीके से मेजर किया जा सकता है। पहला तरीका यह है कि बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड कर लें, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। किस मेथड से करेंगे? ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में एरिया अंडर ग्राफिकल मेथड, तो यहां पर क्या लिखोगे? वर्क डन इज इक्वल्स टू, देखना हम ब्लू पेन से लिख रहे हैं क्योंकि मिक्स्ड हो जाएंगे सारा। वर्क डन इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो इसे हम करेंगे, रुक जाओ थोड़ा देर रुक जाओ, इसे हम फुल डिटेल के साथ ऊपर करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरा हो सकता है हमारा बाय कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, कैलकुलस मेथड। ओके, ये दो मेथड से निकाल सकते हैं, इसे भी निकाल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। अभी दोनों को हम लोग करेंगे, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। अभी दोनों को फुल एनालिसिस होगा, इसका भी फुल एनालिसिस हम कर सकते हैं और इसका भी फुल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप लोग वर्क डन का बेसिक कॉन्सेप्ट को, सब बातें को समझ ले ताकि आप लोगों को कुछ दिक्कत ना हो। ओके, चलिए आइए ऊपर ओमिट कर दें, चलिए ऊपर वाले बातों को ओमिट कर देते हैं। अब अगर ये बात आप देख रहे हो, सारा बातें आपके दिमाग में जा रही हैं, तो यहां से आप एक बात सोचो, सोचने वाली बातें हैं, है ना। क्या है बेसिक बात है कि वर्क डन का यूनिट क्या होता है। अभी हम करेंगे इसके बारे में, थोड़ा धैर्य बनाइएगा, हम सारा इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे और इनके बारे में, लेकिन जो बेसिक बातें उन्हें आप पहले समझ लें, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन, वर्क डन का यूनिट क्या होता है? पता है क्या होता है वर्क डन का यूनिट? हाँ सर, न्यूटन, मीटर, जूल, ये सब क्या है? ये सब तो एकदम बेसिक है, जब क्लास 9-10 में पढ़े तो थे, वो पढ़ा था तुम लोग, चलो ठीक है। तो स्किप करेंगे और क्या, अगर जो बच्चे पढ़े हैं वो स्किप कर देना। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बच्चे। चलो, अगर इतना हो जाता है तो आप यहां पर एक काम कीजिए, ध्यान से सोच कर, अगर मुझे वर्क डन का यूनिट निकालना है तो इन एसआई सिस्टम, क्या किस सिस्टम में? इन एसआई सिस्टम में अगर हम देखें, और सभी बच्चे कॉपी निकाल के पढ़ाई करेंगे, ऐसे नहीं। यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है? जूल कहलाता है। कितना कहलाता है? जूल। और जूल का मतलब क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, है ना। तो ये कितना हो गया? इम्प्लाइड एट अगर हम करें तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 न्यूटन मीटर। अब एग्जाम में डिफिनेशन में पूछा जाता है व्हाट इज जूल, डिफाइन जूल, है ना। तो कोई भी किताब आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा। डिफाइन जूल आप कैसे कीजिएगा? ए वर्क डन, एनी वर्क डन इज सेड टू बी अ 1 जूल। कोई भी वर्क डन 1 जूल तब कहा जाता है बच्चा, any work done is said to be a 1 joule when the 1 newton force is applied to get a body displaced through 1 meter। किसी बॉडी को 1 न्यूटन लगाने पर बॉडी अगर 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं 1 जूल, ठीक है। ये डिफिनेशन रहा। सिमिलरली अगर इन सीजीएस सिस्टम में देखें बच्चा, किस में देखें? इन सीजीएस सिस्टम में देखें, तो सीजीएस सिस्टम में बच्चे लोग क्या हो जाएंगे हमारा? देखोगे यूनिट अर्ग होता है ना हमारा, 1 अर्ग, और 1 अर्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, है ना। जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर। क्या बेसिक क्वेश्चन यहां से भी रहेगा? व्हाट डिफाइन डाइन, व्हाट इज डाइन और डिफाइन डाइन, ऐसे तो नॉर्मली नहीं पूछा जाता। अगर पूछा, सॉरी, डिफाइन अर्ग, तो नॉर्मली क्वेश्चन तो ये सब नहीं पूछे जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या लिखेगा? 1 अर्ग में बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन व्हेन द 1 डाइन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू गेट डिस्प्लेस इट थ्रू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखा जो गया है, वो क्वेश्चन देखा गया रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग,
relation between Joule and Erg, relation between Joule एंड अर्ग, जूल और अर्ग के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में पूछा गया। तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा जूल और अर्ग के बारे में, अगर आप देखो तो एक सेकेंड बच्चे लोग रिफिलिंग कर ले थोड़ा मार्कर में। चलिए, तो क्या पूछा गया, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। अगर रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग पूछा जा रहा है आपसे, तो आप यहां पर ये बातें दें। क्या बात है कि सिंस हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग एक बात जानते हैं, 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मच, व्हाट इज 1 न्यूटन मीटर। अब 1 न्यूटन का रिलेशन था हमारा 10 टू द पावर 5 डाइन। हर बच्चों को ये बात पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप वो फोर्स वाले चैप्टर में, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो चैप्टर है ना, वहां पर इन बातों पर अच्छे से डिस्कशन किया गया। इंटू 10 टू द पावर 2, 1 मीटर बराबर कितना होता है 1 सेंटीमीटर। अब ये अगर देखेंगे तो 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 2, ये हो गया डाइन और ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। तो दोनों का रिलेशन मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, दोनों का रिलेशन मिला के हो जाएगा 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम लोग क्या बात बोलते हैं बच्चा, अर्ग बोलते हैं, याद रखोगे। ठीक है, आज एकदम बेसिक से बेसिक क्लासेस है, क्लास को एडवांस हम लोग अगले वीडियो से बनाएंगे, लेकिन आज का एकदम बेसिक बातें, इन बातों को जान के रखो, ये सब अगले क्लासेस में आएंगे और उठ करके न्यूमेरिकल का फॉर्मेट लेंगे। ठीक है, चलो अब इसे ओमिट कर दे। अब यहाँ पर एक चीज और भी हम लोग निकाल लेने की कोशिश करेंगे, डायमेंशन निकाल लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डायमेंशन भी कभी कभी आप लोग से पूछा जाता है। डायमेंशन ऑफ वर्क डन, डायमेंशन ऑफ वर्क डन, वर्क डन का डायमेंशन क्या होगा, यही ना पूछा जाता है, आर क्या पूछा जाएगा। तो हम बोल सकते हैं सिंस वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स होता है तो डायमेंशन, देखो डायमेंशन का सिंबल ऐसे स्क्वायर ब्रेसेस में हम ऐसे देते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दे सकते हैं ना। तो यहां पर डायमेंशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना होता था, मास m इंटू एक्सीलरेशन, तो मास लेंथ टाइम सेंटीमीटर टाइम -2 ml t टू द पावर -2, और d का कितना हो जाता है l हो जाता है। तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ वर्क डन, देखो तुम लोग के वजह से हम स्क्वायर ब्रेसेस दे दे रहे, कितना हो जाएगा हमारा ml स्क्वायर t टू द पावर, एकदम बेसिक वर्क डन का ये क्लास है, एकदम बेसिक है। इसको लेकर के आप टेंशन कभी ना लेंगे कि सर हम कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसको लेकर के एकदम टेंशन नहीं। ठीक है, एकदम बेसिक क्लासेस है, अभी इसको हम लोग एडवांस क्लासेस की तरफ ले चलते हैं। थोड़ा सा रुको, थोड़ा देर में हम लोग ले चलेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इतना बात क्लियर हो चुका है, तो हम लोगों ने आज के क्लासेस में क्या क्या एकदम बेसिक बारे में पढ़ा है कि आपको दिक्कत ना हो, एकदम बेस से उठाकर हम लेके चल रहे हैं फिजिक्स को। तो पहली बातें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्या होता है वर्क डन। ठीक है, दूसरी बातें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वर्क डन के कितने टाइप होते हैं, एक होता है वर्क डन बाय द फोर्स, एक होता है अगेंस्ट द फोर्स। ठीक है ना। तीसरी बात पढ़े मेजरमेंट ऑफ वर्क डन, तो मेजरमेंट ऑफ वर्क डन में एक तो हम लोग पढ़े थे वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स बाय द वेरिंग फोर्स। ओके, कांस्टेंट फोर्स के बाद हम लोगों का जो टॉपिक था वो कांस्टेंट फोर्स में एक था किसके कारण से कि सर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, और एक था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। एक चीज तो हो चुका, दूसरा चीजें हमारे यहाँ क्या आए थे, फोर्स ड्यू टू अ वेरिंग फोर्सेस, सॉरी वर्क डन ड्यू टू अ वेरिंग फोर्सेस, जहां पर पहला टॉपिक हमारा था ड्यू टू अ ग्राफिकल मेथड से आप एक कैलकुलेट कर सकते हो और एक वेरिंग मेथड कैलकुलस मेथड से कर सकते हो।
तो हम लोगों ने उनको ड्रॉप किया था क्योंकि वो एडवांस वर्क डन के टॉपिक में आएंगे, हम लोग करेंगे उससे बहुत सारा भी न्यूमेरिकल आएगा। और फिर यूनिट डायमेंशन के बारे में, ये सब तो बारे में हर बच्चे को पता होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं पता तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास में एक स्पेशल चीज आपको हम सिखाएंगे, वो उन बच्चों लोगों के लिए है ना जो क्लास 11-12 में है, जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए है। बाकी और किसी भी बच्चों के लिए नहीं है। जो बच्चे क्लास 9-10 में वो उनके लिए तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो, हाँ, आप एडवांस के लिए पढ़ के रखना चाहते हो तो फ्यूचर के लिए आप पढ़ के रख सकते हो। तो यहाँ पर क्या आता है आप सोच के देखिएगा। हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में खाली आज डिस्कशन करेंगे। डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टू वेक्टर्स के बीच में अगर जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो कितना होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मार्क करके रखते हैं, ठीक है ना। अब डॉट प्रोडक्ट आप लोग जान के रखो क्योंकि अगले क्लासेस में जब हम आएंगे तो इनके ऊपर हम लोगों को बहुत बात करनी। तो पहले वेक्टर हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं 11-12 और मेंस के बच्चे के लिए। मान लीजिए ये हमारा एक वेक्टर है जिसका नाम हम देते हैं, क्या नाम देते हैं, A1 i कैप प्लस B1 सॉरी A1 A2 ना दे करके क्या आप ऐसे स्मॉल में दे सकते हैं, स्मॉल A1 i कैप प्लस स्मॉल A2 j कैप प्लस स्मॉल A3 k कैप, ओके। एंड बी वेक्टर को आप क्या ऐसे लिख सकते हो, बी वेक्टर इक्वल टू स्मॉल B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। इतने बात तो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट, अगर जिन्हें प्रोडक्ट निकालना नहीं आता तो वो वेक्टर के वीडियो को देख के समझें, और निकालने अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखोगे ए डॉट बी, पहला तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या डिफाइन किया जाता है, ए बी कॉस थीटा। देखो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वर्क डन क्या है हमारा, वर्क डन में था ना एफ डी कॉस थीटा, उसका मतलब है इसके पीछे कुछ मीनिंग है, वो मीनिंग हम समझाएंगे। लेकिन पहला मेथड तो ये है निकालने का। इसे बोलते हैं व्हेन द मॉड्यूलस ऑफ ए एंड बी इज गिवन एंड द एंगल बिटवीन टू थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज गिवन, तब ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो हम लोग को व्हेन वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए दे दिया जाए, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, मॉड्यूलस का मतलब मॉड वैल्यू, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए एंड बी, एंड ये कब यूज करोगे, एंड बी, एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी इज गिवन, एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज गिवन, बिटवीन कैपिटल है, वेक्टर को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ए एंड बी आर, देखो आर गिवन, बहुत सारे चीजें दिए रहेंगे। पहला मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, वेक्टर ए और बी का बीच का एंगल अगर दिया रहा तो ये फॉर्मूला का यूज करो, फॉर्मूला नंबर 1। और नहीं दिया रहा, सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया रहा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका मतलब ए आई प्लस A2 j प्लस A3 एक डॉट B1i प्लस B2 j प्लस B3, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है, कार्टेशियन स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भी कितना जन बोलता है और कितना जन स्केलर प्रोडक्ट भी बोलता है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है कार्टेशियन स्केलर प्रोडक्ट। याद रखोगे वर्ड को, टर्मिनोलॉजी को, आगे आने वाले क्लासेस में हम यूज करेंगे इन सब वर्ड को। कार्टेशियन स्केलर प्रोडक्ट क्या यूज किया जाता है, कार्टेशियन स्केलर प्रोडक्ट का।
अगर कार्टेशियन स्केलर प्रोडक्ट का यूज किया जाता है तो इसे एवल्यूट कैसे करते हैं? तो एवल्यूट करने के लिए आप ये काम कीजिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 B1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, A2 B2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। नीट वाले बच्चे और जेई मेंस वाले बच्चे लोग ध्यान में रखोगे ये सारे बातें, क्योंकि हम डायरेक्ट यहीं से उस टाइम प्रॉब्लम बनेगा और आप उस टाइम बोलोगे कि सर कहाँ से आया, तो बहुत मार पड़ेगा आप लोगों को, एकदम फराटी का मार पड़ेगा। फराटी जानते हो ना क्या होता है? बांस का डंडा से। ये याद रखना है, ये इसका यूज काफी ज्यादा हम लोगों का होंगे और एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो बी केयरफुल, आप लोग थोड़ा याद रखोगे। तो ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मैंडेटरी है आपको समझना, क्योंकि वर्क डन में इसका यूज बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, चलिए। तो आज का ये बेसिक लेक्चर था, वर्क डन के बारे में हमारा क्या था, बेसिक लेक्चर था। ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं क्योंकि फिर बोर लगने लगता है आप लोगों को। तो हाफ एन आवर का एक छोटा सा बेसिक वर्क डन का वीडियो है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। हम आएंगे लेक्चर नंबर 2 पे। तो 2 लेक्चर नंबर पे जितना बातें थी कि एफ डॉट डी कॉस थीटा कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरह आया, उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, और कुछ बातें नहीं ना? अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी दिक्कत है तो वो बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और नहीं तो पढ़ाई लिखाई करते रहें और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं आप लोगों से। चलिए।